अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मोहम्मद हुसैन नामी एक नौजवान है और उसे गोली मारी गई है रावलपिंडी में। और जीएचक्यू में मुबैना तौर पे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। माल रोड पे ये मौजूद था। इसके पास एक हथियार भी था, एक पिस्टल। और जो पहले पुलिस का स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। इसको बात को मेरे ख्याल में बहुत फैलाया जाएगा और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मोरखा 11 अगस्त 2026 को दिन के वक्त 11:15 पे यानी 11:15 बजे सुबह माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। ये रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान का बयान है। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक अहलकार जख्मी हो गया। अच्छा, ये पेट्रोलिंग टीम है और माल रोड बता रहे हैं। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो रहा था। वैसे एरिया तो वो एक ही है। तो अब ये एग्जैक्टली किस जगह पे हुआ, इसकी तो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि ये वाकया किस तरीके से हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग करके जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था। ये जनाब रावलपिंडी पुलिस ने कहा। अच्छा, इसके फौरी बाद होता क्या है कि बड़े पैमाने पर कुछ वीडियोस सर्कुलेट करती हैं, कुछ तस्वीर सर्कुलेट करती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि जो हमला आवर है इसके पास एक पिस्तौल मिला है और उसके अलावा इसके पास से एक झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बरामद हुआ है और एक मास्क के अंदर इसकी तस्वीर भी दिखाई गई। यानी इसकी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ तस्वीर हैं। सोशल मीडिया पर आपको पता है आजकल सारे लोग डालते हैं। तो उसमें यह दिखाया जा रहा है कि यह बहुत बड़ा दहशतगर्द है। इसने माजी में गुलेल भी चलाई हुई है। ये गुलेल के साथ जो है वो पत्थर फेंक रहा था माजी में। और चंद ही मिनटों में इसकी सारी वीडियोस पुरानी जो है वो हासिल कर ली गई सोशल मीडिया से और वो चलाई गई। उसमें दिखाया गया कि ये एक जगह पे कहीं गुलेल चला रहा है, एक जगह पे कोई मास्क इसने पहना हुआ है। और जो सियासी जमातों के कारकुन वहाँ पे कारखानों मार्केट है वहाँ से ले लेते हैं जाके आंसू गैस से बचने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी ये होते हैं। तो पुलिस का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि पुलिस ये कह रही है कि इस तरीके से ये वकूआ हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो रहा था। ये मोहम्मद हुसैन है कौन, इसके बारे में किसी ने अभी तक पता नहीं किया। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उनसे मैंने रब्ता किया और मैंने कहा जी फौरी तौर पे जो इसका बैकग्राउंड है वो चेक करें, इसका घर कहाँ पे है, ये रहता कहाँ पे है। क्योंकि इसको जोड़ा गया सुहेल अफरीदी के इलाके से और ये कहा गया कि ये सुहेल अफरीदी का ताल्लुक वाला आदमी है। बल्कि ये भी दावा किया गया कि ये सुहेल अफरीदी के साथ राब्ते में था और ये उन अकाउंटों से ट्वीट्स हुए जो अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर ट्वीट करते रहते हैं। अब जब इसके इलाके का हमने पता करवाया तो इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर के इलाके से और वज़ीर आला के इलाके से ही है। मलक दीन खेल एक एरिया है जो ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों में से एक है। यानी ये आदमी और इसकी फैमिली जो मिलिट्री ऑपरेशन है उससे मुतासरा लोगों में से एक है। मलक दीन खेल के इलाके में अगर आप जाए ना तो वहां पे आपको हर 10 में से 9 या 10 बंदे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मिलते हैं। वहां पे आपको 2 ही झंडे नजर आते हैं, एक पाकिस्तान का और एक तहरीक इंसाफ का। और ये वो इलाका है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा दुकान पे बिकता है। नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने झंडे मुफ्त देती हैं, लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो दुकान पे बिकता है और लोग खरीद के अपने साथ रखते हैं। तो वाबस्तगी ऐसी जबरदस्त है पीटीआई के साथ। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीवाना था। ये नौजवान बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, हर तहरीक के अंदर जाता रहा। जैसे बाकी नौजवान अपनी वीडियोज लगाते हैं, ये भी अपनी वीडियोज लगाता रहा सोशल मीडिया पे। ये कोई ओहदे शोदे पे नहीं रहा। इसकी उम्र जो इसकी अब, क्योंकि वहां पे जो खैबर राइफल्स के हेड ने राब्ता किया, यानी जब ये बंदा वहां पे मारा गया इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो खैबर राइफल्स का जो हेड है उसने राब्ता किया इसके खानदान से और पूरी कौम के लोग इकट्ठे होकर जाकर उनसे मिले। अब उन्होंने जो मालूमात वो कौम के लोगों ने दी है वहां पे जाके खैबर राइफल के हेड को, या वहां जाके उन्होंने जो बताया, जो इलाके से मालूमात इकट्ठी हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो नौजवान है इसका एक भाई सरकारी मुलाजिम भी है, 2 भाई इसके जो है वो बैरून मुल्क भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसकी जो उम्र है वो गलत बताई गई है, उम्र 18-19 साल तक इसकी उम्र है, इससे बड़ी उम्र इसकी नहीं है। इसकी फैमिली ये बता रही है कल सुबह 10-11 बजे तक, यानी जब ये इसको कत्ल किया गया इस्लामाबाद में, उससे एक दिन पहले सुबह 10-11 बजे तक ये अपने घर में मौजूद था वहां खैबर में। एक और चीज जो इसके बारे में बताई कि ये ज़हनी तौर पे बीमार था और इन लोगों का एक प्रॉब्लम है कि इनको दौरे पड़ते हैं। यानी इनकी फैमिली के अंदर ये इशू है कि ये स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते। ये होता है, जो लोग साइकोलॉजी को जानते हैं या जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको आइडिया हो गया कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का इशू होता है। ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं, ये गोली भी चलाते हैं। कुछ अर्सा पहले इसका एक और कज़न है, उसने अपने खानदान के अंदर ही गोलियां चला दी थी।
नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने अभी तक लगभग उनके स्टेटमेंट को कुछ 36-38 घंटे गुजर गए हैं। उन्होंने अभी तक ना तो सेक्टर कमांडर का नाम लिया कि वो कौन सा सेक्टर कमांडर था जिसने उन्हें धमकी लगाई, उसकी जरूरत कैसे हुई कि एक मुंतखब वजीर आला को एक सरकारी मुलाजिम जो है, जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, वो धमकी लगा रहा है कि तुमने अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हम तुम्हें नाअहल कर देंगे। उस सेक्टर कमांडर का नाम लेने की जरूरत अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने नहीं की। उनको लेना चाहिए और ना ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। तो फिर अगर वो ये इतना सा काम नहीं कर सकते, यानी तहरीक चलानी है आसिम मुनीर के खिलाफ, नाम सेक्टर कमांडर का नहीं ले सकते, ये बहुत जरूरी है। अगर तो इन्होंने इस सिस्टम को टैकल करना है तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे कि जो तुम्हें धमकी दे वापस धमकी दो उसको, जो तुम्हें डराए उसको एक्सपोज करो। इमरान खान साहब ये बार बार कहते थे। तो सुहेल आफरीदी साहब को कम से कम यहां पे स्टैंड लेना चाहिए और उनको एक इजलास बुलाना चाहिए सूबाई असेंबली का, वहां पे करारदाद भी आनी चाहिए, सेक्टर कमांडर को एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना कर सकें। अब अगर वो उन्होंने इसलिए नाम ले लिया है कि मैं पहले ही नाम ले लेता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नाम नहीं लेता लेकिन थोड़ी सी बात निकाल देता हूं ताकि कल को मुझे हटाने से पहले वो 10 दफा सोचे कि मैंने तो ये बात खोल दी थी, तो ये अगर इस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया तो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल आफरीदी को सियासी शहीद बनने की बजाय जो है तहरीक के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका इमरान खान साहब ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि ये चलाई जाए। अब जब सुहेल आफरीदी ने ये नाम लिया था ना, मुझे वहां पे सहाफियों ने एक दो चीजें बताई। उन्होंने कहा अब सुहेल आफरीदी ने ये नाम लिया ना कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी लगाई है, तो बाद में पीटीआई के लोग पीछे आए सहाफियों के और उन्होंने बाद में कहा, सफाइयां देते रहे कि जनाब ये तो मुंह से निकल गई बात, स्लिप ऑफ टंग हो गई, हम ये बात करना नहीं चाहते थे, हमारे मुंह से ये बात निकल गई। भाई निकल गई है तो अब उसके ऊपर पैरा दें और आप बताएं कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस वक्त किया और उस पर कानूनी कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए। एक और चीज मैं सुहेल आफरीदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और वो इस बात पर तवज्जो दें। मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं ज्यादा लोगों ने और बार बार ये बातें बताई हैं, अलग अलग सोर्सेज ने ये बातें बताई हैं कि अब्दुल हादी उर्फ पतंग और एक हैं जनाब नवीद साहब जो इनके भाई हैं सुहेल आफरीदी के, और एक इदरीस साहब है जो गालिबन इनके चचा हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अभी तहरीक का टाइम है, आप इन पर नजर रखें और ना सिर्फ इनके ऊपर नजर रखें बल्कि आप इन्हें कंट्रोल करें। ये लोग लगातार जो कर रहे हैं वो कोई भी पॉलिटिकल आदमी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। ये लोग सुहेल आफरीदी के रिश्तेदार हैं, अब्दुल हादी उर्फ पतंग हैं, इदरीस नामी है उनके चचा है गालिबन, फिर एक उनके भाई भी हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा उन्हें, उनका करियर अभी शुरू हुआ है। उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार पागल हो गए थे, अंधाधुंध वो पैसा बनाने के चक्कर में वो अजीब तरीके से लग गए थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे, हमने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने एक्शन भी लिया था। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को ये चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी, इस पर वो तवज्जो दें, वरना उनके लिए ना मुस्तकबिल में बड़े मसाइल हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए अपने भाई को, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, तो रात हो गई अब तो एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब की उनकी बहनों से। सारी कोशिशें करके उन्होंने देख ली, ये कैद तन्हाई ख़त्म नहीं हो रही, ना ही अदालत कोई सहूलत दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, सारे इकट्ठे हुए, फिर एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया जब अदालत ने एक तारीख दे दी कि ठीक है जी हम ये केस लगा देते हैं इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, कैद तन्हाई के हवाले से। तो मामला यहां तक पहुंच गए हैं कि सारी कोशिशें करके देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक शख्स ने फैसला किया हुआ कि मैंने मुलाकात नहीं होने देनी, तो कोई कानून, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई पार्लिमान, कोई वजीर आजम, कोई कैबिनेट मेंबर, कोई अवामी एहतजाज दबाव, कोई चीज़ जो है, कोई लॉ बुक वो उसको वायलेट नहीं कर सकती जो फर्द वाहिद का हुक्म है। इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। नाज़रीन, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया कि पाकिस्तानी निकलेंगे और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। अब ये क्योंकि जश्न की रात होती है, वैसे ही पाकिस्तानी निकलते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जितने ज़्यादा नजर आएंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस शिद्दत के साथ शहरों में निकली है और किस तरीके से वो एहतजाज भी कर रही है और इमरान खान साहब के हक में एहतजाज भी कर रही है और साथ में अपनी जश्न आज़ादी को भी सेलिब्रेट कर रही है। तो ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को निकलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की है। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये इधर सलमान अकरम राजा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, बड़ी शानदार इनकी वकालत है, बड़ा लंबा इनका करियर है और लड़ाई इनकी हो रही है मिशाल यूसुफजई से। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये किस लेवल पे क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में खेल खेले हैं, अजीबोगरीब ही सूरत हाल पाकिस्तान में रहती है। ये मिशाल यूसुफजई का या सलमान अकरम राजा साहब का बनता है उनके साथ लड़ना, या ये लड़ाई बनती नहीं है। वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो फैसला करें। माजी में भी उन्हें कहा गया फैसला करो, वो फैसला नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब को शायद सियासत की इस बात की समझ ही नहीं आई कि जितना ज़्यादा आप गुंजाइश निकालते जाते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होती जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि दोनों आगे आमने सामने खड़े हुए और पाकिस्तान का मीडिया इनको दिखा रहा है। आप दोनों की औकात का, दोनों की हैसियत का फ़र्क चेक करें।
दोनों की उम्र का और तजर्बे का आप फ़र्क चेक करें। एक तरफ कहाँ पे पाकिस्तान का शानदार वकील, जिसका पाकिस्तान में आप टॉप 10 वकला के अंदर आप नाम ले सकते हैं, जिसका नाम जो है वो वकला में भी शानदार है और उसकी अपनी एक करेक्टर भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी खातून जिन्हें हम कल तक जानते भी नहीं थे और उनकी कोई स्ट्रगल भी नहीं है और उनके पीछे कुछ डेप्थ भी नहीं है। लेकिन आप गौर कर लें कि चल क्या रहा है। तो ये सलमान कमर राजा साहब को ये चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए थी। लाहौर टाउनशिप में नाज़रीन एक वाकया हुआ, 2 खवातीन को पकड़ के लाया गया चोरी के इल्ज़ाम में। दोनों खवातीन की वीडियो भी है, वो ठीक थी। फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, थाने में दोनों मर गई और फिर पुलिस ने क्या किया कि भारी नफरी के साथ उनको उनके आबाई इलाके में पहुंचा के दफना दिया ज़बरदस्ती। और पुलिस ने कहा कि बिल्कुल किसी की आवाज़ बाहर ना निकले। पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया वो तरीका ही बहुत अजीबोगरीब था। इससे पहले 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ इसाक डार के ख़ानदान ने रेप करवाया लाहौर के अंदर। इसाक डार की फैमिली ने 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ यहाँ पे लाहौर के अंदर रेप करवाया था उनके नवासे ने, और वो बड़ा खौफनाक एक केस था और बड़ी ज्यादती हुई उस केस के अंदर। तो एक तो ये केस आपको याद होगा। अभी ये 2 खवातीन है, ये थाने में जाती हैं, पता नहीं इनके साथ थाने में ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों मर गई, और दोनों के बारे में कहा गया दोनों हार्ट अटैक से मर गई, और दोनों नौजवान खवातीन थी, दोनों चोरी का इल्जाम था, दोनों एक साथ हार्ट अटैक से कैसे मर गई? वहां क्या हुआ ऐसा थाने में? किसने कुछ किया या कौन था वहां पे? क्या कोई बासर आदमी था? क्या देख लिया था उन खवातीन ने, या क्या उनके साथ किया गया था कि फिर वो जिंदा नहीं रह पाई दोनों? अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए ऑर्डर दिया गया। अब देखते हैं, उनको ज़बरदस्ती दफनाया गया है, दोबारा उनको निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, चेक किया जाएगा इन खवातीन के साथ हुआ क्या। देखिए, खवातीन को टिकटॉकर ने कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, लेकिन आप गौर करें कि रेड लाइन नहीं है। सूबाई वजीर इतलात जो है वो लगातार 9 महीनों से अदालत उसे बुला रही, 9 या 11 महीने हो गए अदालत उसको बुला रही है कि और आकर स्टेटमेंट दो फलक जावेद के खिलाफ, जो भी आपका केस है आकर पेश हो जाओ यहाँ पे। वो लगातार 8-9 महीनों से, या 11 महीने थे या 9 महीने थे, वो लगातार ये कह रही है कि मैं नहीं आ सकती, मेरी जान को खतरा है। आप अंदाजा करें कि एक सूबाई वजीर है, सूबाई दारुल हुकूमत में एक अदालत में पेश होना है और वहां उसकी जान को खतरा है। यही सूबाई वजीर सड़कों पे जो है वो गालम गलोच करती फिरती थी, कभी पुलिस को धक्के, कभी इधर लड़ाइयां, कभी उधर लड़ाइयां, तब तो जान को खतरा नहीं था। आज इक्तदार में है, आज खवातीन इनकी रेड लाइन है और जान को खतरा है, एक अदालत में पेश नहीं हो सकती। आप अंदाजा करें आम खवातीन की क्या हालत होगी इस सूबे के अंदर, जब एक जो है प्रोविंशियल मिनिस्टर, जिसके पास बहुत सिक्योरिटी होती है, जिसके पास इक्तदार है, वो अपने आप जाली सही लेकिन है तो नहीं, इक्तदार तो है ना, जाली इक्तदार के बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हो सकती कि मेरी जान को वहां पे खतरा है। अंदाजा करें आप, ये है रूल ऑफ लॉ, ये है सूरत हाल पंजाब के अंदर। और हम सारे ये होता हुआ देख रहे हैं। 2 खवातीन के साथ पहले क्या हुआ, 2 खवातीन के साथ अब क्या हुआ, लगातार ये वाकयात हो रहे हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है। जरदारी को कायल कर दिया गया नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी ने समरियों के ऊपर दस्तखत कर दिए, नए जजेस भी आ गए, सबको मुबारक हो। जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ गई है, जो पेंडिंग मामला थे पहले वाले वो भी सारे हल हो गए हैं। तो जरदारी साहब को पैगाम पहुंचाया गया। क्या पैगाम पहुंचाया गया, ज़्यादा देर छुपा नहीं रहेगा, अभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, आपको पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।